नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रशपाल वर्मा, जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओबीसी सेल के, भारतीय जनता पार्टी के। रशपाल जी, आपका स्वागत है। विनोद जी नमस्कार, बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपका। और नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत, पूरे जो आपके जितने भी जहाँ पर लोग काम करते हैं सभी को बहुत बहुत मुबारक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत नए साल की बधाई है। पार्टी ने ओबीसी को तरजीह दी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी तरजीह ओबीसी को नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इधर ओबीसी को ओएससी कहा जाता था, अदर सोशल कास्ट, लेकिन अब उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। वो डिमांड भी करेंगे कि लोकसभा हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, आपका पूरा का वोट जो है बीजेपी को जाए। विनोद जी, बात ऐसे है कि 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जी, लेकिन उसके बदले जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं हुआ। हमें सिर्फ और सिर्फ 2% आरक्षण मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। जो हमारा आरक्षण था वो इन्होंने अलग अलग, कोई आरबीए बना के दे दिए, कोई एलओसी, कोई एलएसी को दे दिया। और जैसे ही 370 हटी है जी, 35 से हटी है, तो उससे जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी समाज है उसको जो लाभ मिलना था वो मिलना शुरू हो गया है। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में हमारा जो 2004 का एक्ट था वो अमेंड करके उन्होंने ओएससी को ओबीसी किया जी। तो लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर है उसी दिन से। हालांकि अभी आरक्षण बढ़ा नहीं है, वो भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आप 28 तारीख को जब अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम ने, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो इसको अमेंड किया है, और पंचायत में पंचायती राज को अमेंड किया है जो 1989 का था जी। तो अब आने वाले दिनों में जो हमारा 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज में, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, तो उसमें भी हमें आरक्षण मिलेगा। तो जो ग्रास रूट लेवल पर जो ओबीसी समाज को या अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज को जो सरकार ने हमें ये प्रावधान दिया है या रखा है, तो मैं तो चाहता हूं कि अपना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का और स्टेट की अपने भारतीय जनता पार्टी का, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि अब हमारे समाज के लोगों को भी पॉलिटिकली आगे आने का एक बड़ा सुनहरा मौका मिला है। और मैं तो पूरा अपने समाज की ओर से अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद ही करता हूं कि हम पार्टी के सदा के लिए ऋणी रहेंगे। ऋणी इसलिए रहेंगे कि हर एक समाज कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ओबीसी का जो समाज है वो पॉलिटिकली कोई इतना भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है जो ग्रास रूट लेवल से इन्होंने शुरुआत की है तो हमारे भी आगे काफ़ी लोग निकलेंगे। आपको विनोद जी पता ही है कि ओबीसी जो समाज है वो दिहाड़ीदार समाज है सारा, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। थोड़ा बहुत को नौकरी पेशा है और बाकी पूरा दिहाड़ीदार समाज है, तो वो पॉलिटिकली भी इतना अवेयर नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो आरक्षण पंचायतों में और म्यूनसिपल कमेटी में, मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद अमेंड बिल हो जाएगा इसका भी, और उसमें भी हमें जो लाभ मिला, मुझे लगता है कि 5000 के करीब हमें जो हमारे ओबीसी के इलेक्टेड मेंबर आएंगे सारे, चाहे वो पंचायतों में होंगे, चाहे वो बीडीसी डीडीसी में होंगे, चाहे अपने म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशनों में होंगे, तो एक बड़ी ओबीसी समाज के लिए बड़ी बात होगी वो जी। यानी राजनीतिक तौर पर ओबीसी समाज स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। बिल्कुल। जब तक 2 ही बातें हैं, कोई भी समाज है जब तक वो पढ़े लिखे ना और पॉलिटिकली आगे ना आए तो उस समाज की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने 27 मंत्री सेंट्रल सरकार में रखे
जो कभी भी पूरे 75 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। अभी भी आप देख रहे थे कि 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कैबिनेट बनी, 31 मंत्री बने, 31 में से 13 मंत्री जो ओबीसी के थे। तो मुझे तो लगता है वो तो कितने परसेंट हो गए वो आप देख ही रहे हैं। जी। तो जो सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, उनको पता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी समाज है, ये सबसे पिछड़ा हुआ समाज है इस पूरे देश में। तो पिछड़ा होने के नाते अब मोदी जी, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को भी आगे लाने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अगर आज आरक्षण हमें मिलेगा, अगर ये 370 नहीं हटती, 35 नहीं हटती, तो मुझे नहीं लगता कि ओएससी का ओबीसी भी कभी ये इसमें अमेंडमेंट होती। पंचायतें की तो बात ही छोड़ दो। इन्होंने तो एनसी की रही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस रही या मिली जुली रही इनकी सरकारें, तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर इनके अपने लोग थे वहाँ पर फ़ायदे, जैसे आरबीए बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं आरबीए नहीं है भाई साहब। हिमाचल मुझे लगता है पूरी बैकवर्ड एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर दूर दूर तक स्कूल, सड़कें नहीं हैं। आप उत्तरांचल में चले जाओ, वो भी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, सबसे रिमोट एरिया लगता है मुझे पूरे हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर भी आरबीए नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आरबीए था। लेकिन वो आरबीए इस कारण था कि जो कानून जहाँ की सरकारों को माफिक होते थे, सूट करता था, वही कानून जहाँ पर लागू होता था। जो नहीं सूट करता था वो नहीं लागू होता था। अब दिल्ली में आपकी सरकार आपकी चलती भी है, और यहाँ भी कहा जाए तो आप प्रत्यक्ष रूप से आपकी सरकार है। 27% की क्यों नहीं डिमांड करते मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक? सब हमने 27% की ही डिमांड की है जी, लेकिन कोई अभी सर्वे नहीं है। जो बात होते वो कहते हैं जब सर्वे होगा तो उसके मुताबिक हम करेंगे। अभी वो ऐसे कितना करते हैं, लेकिन डबल फिगर में होगा इतना मुझे पता है। तो वो एक शुरुआत हो जाएगी मुझे लगता है। तो शुरुआत होने के बाद चलता रहता है, डिमांड चलती रहेगी, फुलफिल होती रहेगी। मैं तो बड़ा खुश हूँ बेसिकली कि जो हमने स्ट्रगल की है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कोई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव बना, तो हमारी पहली बैठक दिल्ली बीजेपी ऑफिस में थी। तो उसमें सिर्फ पदाधिकारी थे अपने ओबीसी मोर्चा के। तो हमारे जो प्रभारी हैं वो अरुण सिंह जी हैं, जो हमारे महामंत्री हैं, पूरे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने कहा भाई जितने भी अपने अपने प्रदेशों जो भी बोलना चाहता है वो अपनी बात जहाँ पर रख सकता है। पहला दिन था तो मैंने वहाँ पर बात रखी भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब कि एससी को रिजर्वेशन है, एसटी को रिजर्वेशन है, वुमेन को रिजर्वेशन है, नीचे पंचायतों में है, म्यूनसिपल कमेटियों में है, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। हमारी 52% आबादी है। फिर मैंने कहा पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए और असेंबली में भी होनी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए कि वैसे भी हमारी जो पार्टी है वैसे भी ओबीसी को काफ़ी सीटें देती है पार्लियामेंट में, 130 से 150 के बीच में देती है। अभी भी जो इस समय हमारे सिटिंग एमपी हैं वो 85 हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा हम एक क्यों ना अगर 27% आरक्षण दे दें तो एक सीधा हो जाएगा कि भाई इस पार्टी ने हमें, भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण दिया है तो लोग पार्टी के साथ और जुड़े। पहले भी हमारा 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी को ओबीसी का पूरे हिंदुस्तान में आता है। तो उससे एक पार्टी को भी फायदा होगा, और जो सरकारें बनती है, जो पार्टी होती है, वो तो लॉन्ग रन के लिए सरकारें बनाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा डिसीजन लें तो वो हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा के लिए जहाँ पर रहेगी, जितनी मर्जी देर तक हम राज कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो जो मैंने बात कही है वो कहीं ना कहीं आगे चली होगी ज़रूर जी। तो उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि पंचायतों में हमें जहाँ पर आरक्षण मिला है, और पूरे हिंदुस्तान में अभी जो मुझे लगता है 6 स्टेट्स हैं और 7वीं यूटी में ये आरक्षण लागू हो रहा है।
बाकी जैसे बाकी स्टेटों में भी पंचायती राज एक्ट का जब भी यहाँ पंचायतों का इलेक्शन होगा या म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन होगा तो वहाँ पर भी हर स्टेट में हर यूटी में जो आरक्षण मिलेगा। तो उससे मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता है कि विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए? नहीं, मैं होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए कि जब तक आरक्षण नहीं होगा ना तब तक सभी लोगों के लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं पार्टी में, ओबीसी के लोग जी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो मेरा मानना है, नहीं मैं कोई ना अमित शाह हूँ, ना जेपी नड्डा हूँ, ना मैं मोदी हूँ, लेकिन मेरा एक अलग सोचने का तरीका है। लेकिन मुझे जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये पक्का होगा असेंबली और पार्लियामेंट में आरक्षण ओबीसी को पक्का मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो मेरी दिल की आवाज़ है, ये नहीं रुकेगा क्योंकि हालात ही ऐसे, अब हिंदुस्तान के हालात ही ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज किया है, अभी इन्हांस नहीं किया है। कहीं ये ना हो आपको लॉलीपॉप ही दे दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने डबल कहा, 4 से 8 कर देंगे? नहीं, डबल फिगर में होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं भी थोड़ा बहुत तो जुड़ा रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से भी कोई ना कोई फिगरें ली जाती हैं, तो डबल फिगर में होगा जी, मैं आपको, सिंगल में नहीं होगा जी। लेकिन डिमांड अगर चलती रहती है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये समाज जिंदा रहेगा, कोई भी समाज है वो अपनी डिमांड सरकार के आगे रखता ही रहेगा जी। अभी जो नौकरियों के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकल रही है वो तो पिछले हिसाब से निकलेगी, उससे आपको नुकसान नहीं होगा अगर सरकार कोई जल्द फैसला लेती है और उसमें डबल फिगर में कर दिया जाता है? तो अभी तो 4% है आरक्षण। हाँ, 4% है, तो बच्चों को नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा। जी विनोद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ठीक है, आगे लेट हो रही हैं जो नौकरियाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट हमने पोस्टें निकालनी है तो वो हम थोड़ा वेट कर ले। अगर 2 साल 3 साल से अभी थोड़ी कम निकली, अभी अब हमने बल्क में निकालनी है, तो जब भी ये आरक्षण बढ़ जाता है, इन्हांसमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आप नौकरी निकाल दो, सबको उसका लाभ मिले। अर्बन लोकल बॉडीज में भी कहा, लेकिन अभी सर्वे नहीं हुआ है, कैसे डिसाइड करेंगे कितने % है और इस सर्वे में कितना टाइम लगेगा? पहले ही अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती, यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटा हुआ है। बात ऐसे कि सर्वे तो कहीं भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो ये 1931 में हुआ था। उसके बाद आज कांग्रेस बड़ा हल्ला मचाती है कि कास्ट वाइज सर्वे होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 60 साल राज किया, 65 साल राज किया, तब इनको याद नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार ये सर्वे पक्का 100% करवाएगी, चाहे वो स्टेटों को सौंप देगी, स्टेट अपना स्टेट से अपना सर्वे करवाए जी, चाहे वो सेंट्रल सरकार उसका नोटिफिकेशन निकालेगी। देखो कैसे करते हैं वो ऊपर वाले। मुझे लगता है जितना सीरियसनेस अपने मोदी जी दिखाते हैं काम में, शायद कोई इतना प्रधानमंत्री कोई सीरियसनेस किसी भी काम में दिखाता हो। विश्वकर्मा की योजना शुरू की गई है, क्या इससे ये ओबीसी समुदाय यूनाइट होगा? और यूनाइट होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ हो पाएगा? भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी एक 20-25 दिन की बात है, हमारी एक बैठक थी इसी के लिए, विश्वकर्मा योजना के लिए। उस समय तक जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 फार्म लग चुके थे। लोगों को समझ आ गया है कि भैया जो काम नहीं करा, देखो उसमें इन्होंने 18 जो काम करने वाले लोग हैं वो रखे हुए हैं, चाहे कोई तरखान है, लोहार है, कुम्हार है, नाई है, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई जिसका अपना जो मछलियाँ पकड़ने वाला जाल बनाता है, कोई टोपियाँ बनाता है, ऐसे इन्होंने 18, कोई मोची है, जूते बनाता है छोटे मोटे, 18 लोगों को जो काम करने वाले उनको उसमें जोड़ा है। वो बड़ी बात है। तो लोगों को आसानी से उसमें लोन मिलेगा, फिर 5% उसका सारा इंटरेस्ट रहेगा। तो कहाँ मिलता है वैसा 5% सूद से कहीं लोन? वर्मा साहब, आपके लिए 2024 एक बड़ा इम्पोर्टेंट साल रहेगा। 2023 तो था ही, 11 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसले पर मुहर लगा दी थी कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो बिल्कुल बेहतर था, संवैधानिक था। लेकिन 2014 में जब आपको नगर निगम के चुनावों में और पंचायत के चुनावों में आरक्षण मिलेगा तो आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साल रहेगा। वो तो है, हमारे लिए 2023 भी कम नहीं है, कम नहीं है, क्योंकि दिसंबर महीने में ही हमारे ये सारे घोषणाएं हुई हैं जी। जी। तो जो आने वाला 2024 है वो तो सोने पर सुहागा होगा अपने समाज के लिए, अपने ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जी। लेकिन वर्मा साहब, ये क्या होता है कि जब तक अमल में ना लाया जाए, आपके पास चाय पड़ी है, जब तक आप पी नहीं पड़े तब तक संतुष्टि नहीं होती। वो आपकी बात आप देखिए, पहाड़ी ट्राइब को कहा था कि एसटी का दर्जा देंगे, नहीं दे पाए ना। ऐसे ना हो कि आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए। ऐसा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई साहब, थोड़े दिनों की बात है, देखो ये इन्हांसमेंट हो जाएगी, इतना मुझे यकीन है। कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं जहाँ ये प्लानिंग होती थोड़ा बहुत मुझसे भी पूछ लेते हैं कि भैया कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं अपनी राय रख देता हूँ, इम्प्लीमेंट वही करते हैं, ऊपर वाले करते हैं सारा। ऐसी बात नहीं, मुझे 101% यकीन है कि बस थोड़े दिनों बाद ये इन्हांसमेंट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये अपना जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक ओबीसी का ये सरकार सर्वे नहीं करवाए तो फिर पंचायत का और म्यूनसिपल कमेटी का कैसे इलेक्शन होगा, कैसे रिजर्वेशन होगी, वो इनको चाहे ड्यूटी ही करवाएगी, वो पक्का सर्वे पक्का करवाएगी। वर्मा साहब, आप सवाल ये उठता है कि अगर 10% से कम दिया जाता है तो क्या ओबीसी समुदाय नाराज होगा? 10% से कम हो ही नहीं सकता विनोद जी, मैं आपको खून के साथ लिख के दे देता हूँ। और बताओ, मोदी है, मुमकिन है? बिल्कुल है, मोदी है, मुमकिन है। 10 से कम भी हो सकता है, नहीं हो फिर सकता, बाद में मत कहिएगा। नहीं हो सकता, ये मैं कह सकता हूँ जी। मैं आपको कह सकता हूँ कि 10 से नीचे नहीं हो सकता कभी भी जी। ये मेरा पक्का है कि 10% से नीचे नहीं हो सकता। वैसे सपोज 10% आपको मिल जाता है और उसके बाद ओबीसी कम्युनिटी कहती है कि रशपाल वर्मा जी की मेहनत रंग नहीं लाया, मात्र 10% ही मिला, तब आप क्या आर्गुमेंट देंगे? ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे जितने भी ग्रुप हैं ना, हमारे ग्रुप हैं कोई 20 ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर के ओबीसी के, अलग अलग कोई एसोसिएशन बनाई है, कोई वेलफेयर एसोसिएशन बनाई है, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। लोग इतने खुश हैं ना, सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज होने पर ही, आप मानेंगे नहीं कभी भी भाई साहब। लोग कहते हैं कि एक दरवाज़ा खुल गया हमारा, जो आरक्षण बढ़ने वाला है जी। और जो पंचायतों में अभी इन्होंने अमेंड किया, अभी सिर्फ अमेंड हुआ है। लोग इतने खुश हैं कि जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। और लोग कह रहे हैं कि कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू के लोग तो पहले भी ओबीसी के लोग बीजेपी के वोट डालते हैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भैया आप भूल जाओ बाकी वालों को, एक ही है मोदी, मोदी और फूल ही फूल है। अब कोई अब हमारे आगे पीछे नहीं आए, आने वाला लोग बीजेपी को वोट डालेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। रशपाल वर्मा जी कैमरे के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या वाकई में कश्मीर में ओबीसी समुदाय कहता है कि हम फूल ही फूल हैं? सच बोल रहा हूँ मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ आपको जी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो उसके बाद, और मेरी उनसे बात होती है। मैंने आपको बताऊँ, जब मैं वाइस चेयरमैन था ना, तब मैंने उधर बड़ा काम किया, लोगों को जोड़ने, लोगों को अवेयर करने का काम किया। मेरे पास तो देने के लिए कुछ था नहीं जी, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को अवेयर करता था कि भैया ओबीसी बनो पहले सब। जब ओबीसी बन जाओगे, अपने आप को पहचानोगे तो सब आपका ठीक हो जाएगा। जब आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तो मुझे लगता नहीं होगा कुछ। लेकिन आज लोग बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि भैया आपने बड़ी मेहनत की है ओबीसी समाज को जगाने के लिए, और पार्टी में भी आपने बड़ी मेहनत की है, तो उसी का आज रिजल्ट आ रहा है। तो मैं कहता हूँ भैया सब ने किया, सब लोग लगे हुए थे, तो आपको इसका रिजल्ट आपको पता लगेगा कि कितना वोट मिलेगा, चाहे असेंबली का इलेक्शन होगा चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। देखना कितने आगे जाएंगे। कश्मीरी हमेशा पावर के साथ चलते हैं, तो पावर अब हमारे पास ही है, अब किसके पास है पावर? सरकार गई नहीं तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। सेंटर में हमारी पावर है भाई साहब जी। तो अगर पावर के साथ चलते हैं फिर पावर के साथ ही चलेंगे वो जी। लेकिन मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो पहले 10-15 हज़ार पूरे कश्मीर में वोट मिलता था, पिछली बार हमें 2 लाख वोट मिला भाई साहब। तो आप देख रहे हैं, जब पंचायत का इलेक्शन होगा, म्यूनसिपल कमेटी का होगा, एमएलए का होगा, चाहे पार्लियामेंट का, देख रहा कितना हमारा वोट बैंक बढ़ता है। वर्मा साहब, आप पर ये भी लोग उंगलियां उठाएंगे कि आपने ओबीसी या ओबीसी समाज में
13-14 और कम्युनिटीज बीच में जोड़ दी। नहीं नहीं आपका ड्यू शेयर वो खा जाएंगे। बात ऐसे है भाई साहब कि मैं तो कुछ था नहीं उसमें, वो तो कमीशन बना है। सुझाव आप ही देते हैं। नहीं वो सुझाव मैंने नहीं दिया भाई साहब। जीडी कमीशन अच्छी चीज आपने लेनी है, बुरी चीज आपने लेनी वो है। जीडी शर्मा कमीशन बना है, उसके 2 मेंबर थे, तो वो जो उनको लोगों ने अपने मेमोरेंडम दिए होंगे, मुझे लगता है 150 के आसपास उनके पास मेमोरेंडम था, तो उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। वो मेरा कुछ नहीं है उसमें लेना देना भाई साहब, वो कमीशन का है सारा। जी, तो जो अच्छा होगा वो आपका, जो बुरा होगा वो कमीशन के खाते में आप नहीं डालेंगे। कमीशन जो कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, मेरे पास तो है नहीं कुछ भी। जी, अगर मैं कमीशन का चेयरमैन होता तो फिर मेरे जम्मे होता। मैं तो कमीशन का चेयरमैन नहीं, ना मैं मेंबर हूँ उसका। जी। कहते हैं कि ओबीसी समाज का भी हाल कश्मीरी विस्थापित पंडितों जैसा है, बड़े हिस्सों में डिवाइडेड हाउस बने हुए हैं, कोई नहीं साइड पे जाता है, नहीं ऐसी बात देखो, सिर्फ ये ओबीसी की बात नहीं है। जो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, पूरा समाज देख लो, जितने भी समाज है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी हैं, वो सब हर पार्टी में जुड़ी हुई है। लेकिन हमारा समाज जो मैं देखता हूँ, हमारा समाज जो वो मैक्सिमम बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, कश्मीर को छोड़ के। लेकिन अब कश्मीर में भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, बड़े लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बड़े लोग जुड़ रहे हैं। जो जब से नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, अब जो इन्होंने अमेंड किया अपना पंचायती राज एक्ट 1989 का, तब से लोगों में एक खुशी की लहर आ गई है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें पंचायतों में, म्यूनसिपल कमेटी में हमें ये आरक्षण मिलेगा। और हमारा नॉमेनक्लेचर तो हम 32 साल से लगे हुए हैं चेंज करवाने के लिए। फिर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब अब पार्लियामेंट में बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल जैसे 2004, तो पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पास हो गया, तो मैं देख रहा था कि उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान आता है कि ये चुनी हुई सरकार को जम्मू कश्मीर की को पावर होनी चाहिए थी, उसका हक बनता था। अरे भाई 60 साल 70 साल आप ही रहे, आपने सरकार चलाई, तो जो बिल था, जो जहाँ पर जब ये लागू हुआ 2004 को, तो वो आपने ही अमेंड किया था ना। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी था, जहाँ पर आपने ओएससी किया। फिर जो हमारा आरक्षण था वो आपने 20% आरबीए को दे दिया। तो फिर अभी भी आप कह रहे हैं कि हमें हक होना चाहिए था, जो जहाँ की चुनी हुई सरकार थी। शर्म नहीं आती है आपको कहते हुए? आपकी सरकार रही, आपने ही हमारे साथ धोखा किया, आपने ही हमारा फ्यूचर को ख़त्म किया, डिस्टायर किया, हमारे बच्चों का फ्यूचर डिस्टायर किया। और वहाँ पर मसूदी जो इनके पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो कह रहे, हाँ, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में कह रहे थे कि भाई ये 2004 में वहाँ पर कानून लागू हो गया था। अरे भैया लागू हो गया था तो लागू तो आपने अपने जो रिश्तेदार थे उनके लिए लागू किया, ओबीसी के लिए तो कुछ भी नहीं आपने किया जी। ऐसी बातें करते हैं जे, तो मुझे लगता है अनपढ़ लोग भी ऐसी बातें नहीं करते। जो चीफ मिनिस्टर था और एक पार्लियामेंट मेंबर था वहाँ पर जी, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जो हमने ओबीसी के साथ जो इन्होंने धोखा किया, हमारे बच्चों के इन्होंने गले काटे बेसिकली, सही मानो जी। और दूसरे जो इनके रिश्तेदार थे, श्रीनगर में आप देखो 2-2 किलोमीटर श्रीनगर पर आरबीए है, जहाँ पर सड़कें जा रही है, कॉलेज जा रहा है, वहाँ पर आरबीए है। तो जिनको हक मिलना चाहिए, जिनको हक की जरूरत थी, उनका हक काट के इन्होंने किसी और को दे दिया, आरबीए को दे दिया जी। रशपाल वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि क्या वजूहत रही होंगी? इग्नोर कैसे कर सकते हैं? एक अनुमानित संख्या के मुताबिक 31% यहाँ पर ओबीसी है, उसके बावजूद भी जितनी भी सत्तासीन पार्टियां रही, उन्होंने आपको इग्नोर किया है सिरे से। मैं आपको बताता हूँ जी कि बेसिकली क्या था कि जो कश्मीर में था ना, कश्मीर में क्या था कि जो किसी को मानते नहीं थे कि ओबीसी को कहीं है। हमारे डेपुटेशन मिलते थे, कभी मुफ्ती से मिलता था, कभी फारूक से मिलता था कोई, तो वो कहते थे कहाँ है ओबीसी भैया, बताओ ना ओबीसी कहाँ है। वो सभी को उधर मुस्लिम मानते थे, ओबीसी किसी को नहीं मानते थे। लेकिन अब पता चलेगा उनको कि ओबीसी श्रीनगर के अंदर है कि नहीं है। जब इनकी सीटें जाएंगी ना, सारी एमएलए हारेंगे, बाकी भी इनके लोग हारेंगे, जब लोग वोट इधर डालेंगे, इनको पता चलेगा कि ओबीसी वहाँ पर चौपान ही 2.5 लाख है सिर्फ, जो अभी इन्होंने डाला ना, 2.5 लाख चौपान है श्रीनगर के अंदर।
और तरखान और लोहार सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर में लोकसभा चुनावों में किसी सीट की उम्मीद है आपको? भाई साहब, जो अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, जो लोगों का एक मन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर, जो सिर्फ 2 डिसीजन होने पर, तो हम कोई भी जीत सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ। सिर्फ अब इसके बाद जब ये हो जाता है तो सिर्फ लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है थोड़ी। बाकी जो पढ़ा लिखा समाज है वो बिल्कुल अवेयर हो गया, वो तो मानता नहीं है, वो तो कहता है अब तो देने का सवाल ही नहीं है वोट, इनको हो गया, इन्होंने बड़ा कर लिया हमारे साथ। रशपाल जी, आप भी बड़ा पेनिट्रेट किए हैं वहाँ पे कश्मीर में, आपने ओबीसी समाज से मिले हैं। क्या आपको लगता है कि इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया है कि अब 370 वापस नहीं आएगा कश्मीरी अवाम ने? और ये नेता जो कहते हैं कि हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को? भाई साहब, इन्होंने किया है गुमराह बेसिकली। 1947 से आज तक इन्होंने गुमराह किया बेसिकली। अब तो मुझे लगता है कोई, वो कहते हैं ना कि हरिद्वार गई हुई हड्डियाँ वही वापस आई। अब वो 370-35 भूल जाएं, जिस मर्जी कोर्ट में चले जाएं, ऊपर वाली चले जाएं, नीचे वाली चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट की लास्ट वाली में चले जाएं, किसी भी बेंच में चले, अब कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। जो मेरा मानना है कि लोग कहते हैं, मैं तो कोई वकील हूँ नहीं, कि जो नीचे वाले कोर्ट का डिसीजन होता है वही ऊपर वाले कोर्ट का डिसीजन होता है, कभी वो चेंज नहीं होता है, बड़ी मुश्किल है। तो अब ये हड्डियाँ हरिद्वार में चली हैं, अब नहीं वापस आने वाली कभी। 370 के बाद इनके पास पाकिस्तान ही एक जरिया है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। कितना उचित आपको लगता है कि पाकिस्तान? मुझे ये बताओ, क्यों करनी है हमने पाकिस्तान से बात? जी, पाकिस्तान को क्यों करेंगे हम बात? हमने तो वो वाला जो पार्लियामेंट में पास हुआ के रेजोल्यूशन पास है कि पीओजे के लेना, वो लेना, हमने बात की करनी है उनके साथ। ये जो लोग कहते हैं, ये किस बिना पर कहते हैं? भाई साहब, लोगों को गुमराह करते हैं, सियासत है जी। लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले नहीं, लोगों को पता। मेरे भी, चाहे वो ओबीसी नॉन ओबीसी भी, वो भी कहते हैं कि अब जो होना था हो गया है। पहले उनको उम्मीद थी थोड़ी बहुत कि कुछ ना कुछ शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई हमारे हक में फैसला आ जाए जी, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया सारा। परम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ओएससी या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कतें बड़ी आती थी, उन दिक्कतों को कैसे आसान बनाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशन को कैसे दूर किया? बेसिकली एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़े दिनों बाद सोच रहा हूँ कि मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा, एक मेमोरेंडम दूंगा। उसमें क्या है कि जो ओबीसी समाज है उसके पास अपनी जगह कहीं भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, गाँव की बात है, जो गाँव में लोग रहते हैं या सिटी में लोग रहते हैं, तो गाँव में कोई लंबड़दार होता था, वो कहता था कि भाई, पुरानी बातें हैं वो, कि एक कोई 2 घर लोहारों के, 2 घर तरखानों के, 2 कुमार, तो 2 कोई जीवर, वो उनको जगह देते थे मकान बनाने के लिए, लेकिन वो उनके नाम होती नहीं जगह। वो जगह का जो है, जब तक जगह का आपके पास वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, तो आपका वो सर्टिफिकेट, चाहे वो स्टेट अपना डोमिसाइल है, चाहे वो आपका जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है, वो नहीं बनता। तो उसके लिए मैं एलजी साहब को कहना चाहूँगा, उनको मैं मेमोरेंडम में दूंगा कि जो जो भी हमारे हेड्स हैं अपनी अपनी कम्युनिटियों के, उनसे आप एक उनका डीओ लेटर जाए तहसीलदार को, जे भाई मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, जे तरखान कम्युनिटी से है, जो कुमार कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है वो कुमार कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी का वो उसका लेटर जाए कि इसके पास ज़मीन नहीं है, जो वहाँ पर रहता है, मैं पर्सनली जानता हूँ, और उसका वो सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। जी, रशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मरतबा फिर आपको नए साल की, हमारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई है फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।